हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस की स्टडी कर रहे थे और उसकी मदद से हम आपका जो नेचर है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह काम करता है और क्या क्या उसके लॉज हैं, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसमें हमने साइंस में आपका जो बुक है उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो हमने लास्ट कल डिस्कस किया था वो था कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि आपके आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि इम्प्योर है। उससे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन आंसर देखे थे। ठीक है, आपके जो बुक के बैक क्वेश्चन होते हैं वो हमने देखे थे। तो मेरी तरफ से मैंने कल बता दिया था कि मेरी तरफ से वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपका अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप बता सकते हो। डाउट वगैरह नहीं आए थे तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड चैप्टर हमको देखना है। ये जैसे एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें क्या है, इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको क्या कुछ है ये असल में। तो थर्ड चैप्टर आपका है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। डेफिनेटली आपने इन दोनों के नाम तो सुन रखे होंगे और इक्के दुक्के स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है। कोई बात नहीं, एटम्स और मोलिक्यूल्स सिमिलर सी चीज़ें हैं। जैसे एक मैं बताऊँगा, सबसे पहले एटम्स को देख लो आप, मोलिक्यूल्स थोड़ा सा आगे बता देंगे कि आपने अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपका मैटर की स्टडी की थी। मैटर आपने बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट मैटर से बना होता है। मैटर, और मैटर क्या होता है, विच एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, कि भाई ऐसी चीज़ होती है जो कि स्पेस को घेरती है, ठीक है, जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको आप मैटर बोल देते हैं। लेकिन अब कोई पूछे आपसे कि जी हमें ये बताओ कि मैटर किससे बना होता है, आप बोलोगे पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल किससे बने होते हैं, तो बोलोगे और छोटे पार्टिकल, और वो किससे बने होते हैं। तो ये जो अपन डीप टू डीप जाते जा रहे हैं ना, बिल्कुल डीप से डीप, कि वो किससे बना है, वो किससे बना है। जैसे मान लें हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनी है, आप बोलोगे सर मसल्स है इसमें और बोन्स वगैरह है, ठीक है, आपके हेयर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, मैं बोलूँ कि भाई मेरी जो बोन्स है या मसल्स है वो किससे बनी हुई है, तो बोलोगे सर आपने टिश्यूज़ वगैरह पढ़ाए थे उसी से बनी होगी। चलिए ठीक है, उससे बनी है। और पूछे कि टिश्यू किससे बने हैं, तो आप बताओगे सर पूरा डिटेल में जाके सेल, सर सेल से बनी होती है। अच्छा, अब भी कोई पूछे कि सेल किससे बनी होती है, फिर बोलोगे सर सेल तो सेल बनी होती है। यहाँ पर आकर अटक सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें आ सकती है कि जहाँ पर आप अटक जाते हो। तो मैटर जिन चीज़ों से बना होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि डिविजिबल नहीं है उसको बोला जाता है एटम। अभी आप समझ नहीं पाओगे कि डिविजिबल नहीं है और इसका मतलब क्या, उसका मतलब अभी फिलहाल के लिए लगा लीजिए, जो भी आप आसपास चीज़ें देखते हो वो सारे के सारी चीज़ें एटम्स से मिलकर बनी हुई है। एटम्स, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, अब बात कर रहे थे आगे कि भाई ये चैप्टर हमको पढ़ने की नीड क्यों है, इसमें क्या क्या आपको जानने को मिलेगा। तो पढ़ने की नीड इसलिए है कि आपके आसपास जो हमने मैटर पढ़ा था, मैटर को और डीप से जान पाओगे आप, और डीप से, कि वो बना किससे हुआ है। अच्छा, मैंने बोला कि एटम्स है, एटम्स मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं पूरे यूनिवर्स के, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके सारी चीज़ें बनी होती हैं। जैसे कि मैं लगा लूँ कि आपका जैसा पेपर होता है ना, पेपर की विड्थ जैसे कि मान लो कोई पेपर है, इस पेपर की जो विड्थ है बहुत पतला दिख रहा है ना, तो मैं बता दूं ऐसे है, ऐसे करीब करोड़ों एटम्स एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं, तब जाके ये इतनी पतली पेपर की शीट बनी हुई है। करोड़ों कितने होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि जो पार्टिकल जो मैं बोल रहा हूँ इनका साइज़ कितना होता है, बहुत छोटा होता है इनके पार्टिकल का साइज़। ठीक है, अच्छा, तो इस चीज़ को यहीं रोकते हैं अभी और अच्छा, पहले इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं ना। अच्छा, तो इसमें आपको एटम्स जो मैटर होता है किससे बना होता है वो जानने को मिलेगा। फिर हम आपको ये बताएंगे कि आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल सुना होगा कि जैसे आपने सुना होगा कि जंग क्यों लग गया इसमें, आपने बोला कि इसकी ना केमिकल रिएक्शन हो गई, या फिर इसकी रिएक्शन हो गई होगी, इसको पानी में रख दिया होगा आपने, या फिर खुले में रख दिया होगा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो क्या ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो आयरन जो है उसका कोरोजन हो गया होगा, जंग लग गया होगा। अच्छा, तो अगर आप हल्का सा सोचोगे तो आप बोलोगे हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुई होगी कोई ना कोई। अच्छा, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये क्यों होती है और कहाँ पर नहीं होती है और कहाँ पर होती है। और अगर मान लो रिएक्शन हो भी रही है तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, रिएक्शन होने से पहले क्या बनेगा, और जो बनेगा उसको लिखोगे कैसे आप,
क्योंकि अभी आप एटम्स की दुनिया में आ चुके हो। एटम यानी कि बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। उसको आप लिखोगे कैसे, उसको बताओगे कैसे दूसरे बंदे को, कि मान लो मेरे को दूसरे को बताना है कि ऐसे जब रिएक्शन हुई थी इससे ये गैस निकली थी, ठीक है। तो कैसे बताओगे कि ऐसे, कि जो आप समझ चुके हो वो दूसरों को कैसे बताओगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो सिंपल से एक रिएक्शन है, मान लीजिए आप HCl है, HCl के रिएक्शन मान लीजिए आप सोडियम से करा देते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सोडियम का रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो आपको मिलता है NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे ये चीज़, हालांकि सिलेबस में नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक एक एटम को बता रहा है, एक एक एटम्स को, और जो हाइड्रोजन ये बता रही है गैस को। तो मान लीजिए आपने किसी टेस्ट में रिएक्शन करके देखी और आपको गैस निकलती हुई दिखाई दी, तो आप दूसरे को कैसे बताओगे, फिर खुद भी कैसे समझोगे कि ये गैस निकल रही है और ये गैस नहीं है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। क्या इसका वेट हो सकता है, जैसे मान लो कोई पूछे कि एक एटम का वेट कितना हो सकता है, कितना वजन हो सकता है उसका, वो कैसे बताएंगे अपन, ठीक है। एटम्स के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है या फिर एटम ही खाली एक पार्टिकल होता है, ये चीज़ें आपको पता लगेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली इनका वेट क्या होता है और एटम्स किससे मिलकर बना हुआ है या फिर मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो मैटर है उसको हम और डीप से समझने जाने वाले हैं इस वाले थर्ड चैप्टर में आपका, ठीक है। तो ये तो था आपका ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लॉज भी आएंगे, लॉ आएंगे ऐसे जो कि आपके सीधे सीधे नेचर से कनेक्टेड है, नेचर। जैसे कि आपका आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है जो आपको सीधे सीधे नेचर से जोड़ के रखता है, ठीक है। उसका भी हम बताएंगे क्या है। तो कुल मिला के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आने वाली जो कि आसपास की जो चीज़ें देखते हो ना आप, उनको लेकर आपकी जो समझ है उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। सो बैक टू टॉपिक्स, हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा पुराने ज़माने में चलते हैं, करीब 500 BC टाइम, मतलब ईसा मसीह 5, आप लिखते हो ना का 500 ईसा मसीह पूर्व, लिखते हैं ना कि मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, ठीक है। अच्छा, तो 500 ईसा पूर्व या फिर 500 BC क्या हुआ था, ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात है, जब आपके ऋषि मुनि ज़्यादा रहते हैं ना, ऋषि मुनि वगैरह वो रहते थे, तब की बात है ये। अच्छा, तो फर्स्ट जो ऋषि आए थे वो थे महर्षि कनाद, महर्षि कनाद नाम इनका था। और इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि आसपास जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये किससे मिलके बना हुआ है। तो उसने एक चीज़ बताई कि अगर आप आसपास कोई भी एक मैटर ले लो, उस मैटर को कट करते जाओ, एक टुकड़ा किया 2, एक मैटर लिया उसका टुकड़े किए 2 हो गए, 2 के टुकड़े के 4 हो गए, 4 के किए 8 हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते आप उसके पीस करते जाओ, छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, आप एक ऐसे टुकड़े पर पहुंच जाओगे, एक ऐसे पीस पर पहुंच जाओगे जिसको डिवाइड करना या फिर काटना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपने कोई पीस ले लिया ऑब्जेक्ट, इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, आप ना एक ऐसे छोटे से टुकड़े पर पहुंच जाओगे कि जिसको डिवाइड करना या फिर काटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस छोटे से टुकड़े को, किसी भी चीज़ के, किसी भी मैटर के छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, आप मैटर कोई भी ले सकते हो, उसको जब आप कट डाउन करना स्टार्ट करोगे तो आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे कि आप एक ऐसे टुकड़ों पर पहुंचोगे जिसको कट डाउन करना, आगे फर्दर कट करना पॉसिबल नहीं होगा। उस छोटे से टुकड़े को, उस छोटे से पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु यानी कि जो आगे डिविजिबल नहीं है, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। अच्छा, इन्होंने इतनी बात बोली, हालांकि बात तो काफ़ी बोली, लेकिन साइंस के फील्ड में इन्होंने इतनी बात बोली। अच्छा, इसी के टाइम पे एक और ऋषि थे, उनका नाम था पकुधा कत्यायामा, ठीक है, अजीब सा नाम है, हम पकुधा भाई बोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो पकुधा भाई ने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि हाँ, जो महर्षि ने जो बात बोली है, महर्षि कनाद ने, वो बिल्कुल सही बोली है। और एक और चीज़ उसमें ऐड कर दी, उन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं ना, या फिर जो मैटर आप देखते हो, वो मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना होता है, और एटम्स के मिलने से ही आपका मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। छोटे छोटे एटम जब मिले होते हैं ना, तो उनसे मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही आपका एक पूरा का पूरा मैटर, कोई भी चीज़ आप देखते हो वो बनी होती है। इन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है। तो पकुधा भाई का काम यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब
ये दोनों के दोनों जो मैं बोला, ये दोनों थे इंडियन फिलोसोफर बोल सकते हो हम इनको, ठीक है, इंडियन फिलोसोफर। अब लेकिन इन्होंने इतनी बात बोली, अब इसके काफ़ी टाइम बाद, अच्छा एक और चीज़, एक और बंदा है साइंटिस्ट है आपका डेमोक्रिटस, ठीक है, इन्होंने भी एक बात बोली इन्हीं के टाइम पे, ये 500 BC की बात हो रही है, इन्हीं के टाइम पे एक और बात बोला कि हाँ, हालांकि इनके बीच में काफ़ी अंतर था, जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर थे और ये आपका इंडियन थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने में ये सेम बात बोली, एग्जैक्ट सेम बात, कि आप कोई भी मैटर लो, उसको फर्दर डिवाइड करते चले जाओ, तो आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे कि जहां पर उस पीस को डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब वो पीस इनडिविजिबल हो जाएगा। इनडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, तो वो पीस इनडिविजिबल हो जाएगा। उस पीस को, उस छोटे से पीस, उस छोटे से पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एटम, इन्होंने नाम दिया एटम। और साथ में ये बताया एटम का मतलब क्या, विच इज इनडिविजिबल, जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके उसको बोला इन्होंने एटम, ठीक है। अच्छा जी, बात इनकी यहीं पे ख़त्म हो गई। एक और चीज़ बता दो, डेमोक्रिटस के साथ इनके एक और दोस्त थे, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ल्यूसिपस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये चीज़ बोली थी। अच्छा, लेकिन इनकी दिक्कत क्या थी, तीनों जो मैंने अभी आपको साइंटिस्ट या फिलोसोफर आपको जो बताए, फिलोसोफर ही बोलेंगे इनको, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था आपको, खाली फिलोसफिकल बातें थी, खाली सोच के बता दिया कि ऐसा होता होगा, ठीक है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था, बस ऐसा अपने अंदाजे से, या फिर कुछ भी तुक्केबाजी लगा लो, या फिर अपना इंट्यूशन लगा लो, अपना ब्रेन यूज़ करके लगा लो, कैसे भी करके इन्होंने बिना एक्सपेरिमेंट की ये बात बोली थी। तो लोग बागों ने ज़्यादातर में ये मानी नहीं थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कैसे मान लिया हम, आप जब कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं दिखा रहे हो तो हम कैसे मान लेंगे। साइंस की बस थोड़ी सी यही दिक्कत है कि साइंस एक्सपेरिमेंट मांगती है, कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। ये साइंस की एक लिमिटेशन बोल सकते हो, या फिर इसका एक बिग एडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। साइंस को हमेशा प्रूफ चाहिए, वो लॉजिक पे बेस होती है। अगर मान लो जैसे आप चाकू से किसी चीज़ को काट रहे हो तो उसके 2 टुकड़े होने चाहिए। साइंस इस तरह काम करती है, बिल्कुल लॉजिकल। ऐसा नहीं कि आप चाकू से किसी चीज़ को काट रहे हो तो वो जुड़ेगी, ये अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन हाँ, साइंस इस तरह काम नहीं करती, ये खाली लॉजिक फैक्ट जो होते हैं उन पर काम करती है, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं इस पर। फिर 18th सेंचुरी जो थी, 18th सेंचुरी के एंड में आए थे आपके साइंटिस्ट एंटोनी। अब एंटोनी बाबा ने क्या किया, ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने, सबसे पहले बता दूं, आपकी जो साइंस के अंदर केमिस्ट्री होती है, साइंस की 3 ब्रांच होती है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ठीक है। आपकी जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में आप फिजिकल बॉडी जो होती है आपके आसपास की, उनका बिहेवियर स्टडी करते हो, किस तरह मूव कर रहे हैं वो, कितना फोर्स लगा रहे हैं, किससे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पीछे बढ़ रहे हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ आपके सन के चक्कर लगा रही है, क्यों इसको क्यों रोटेट कर रही है, उसके अपना जो भी मतलब जहाँ पर भी रोटेट कर रही है वो वहीं पर क्यों कर रही है, ठीक है। आपका जो मून है वो क्यों रोटेट कर रहा है, और कोई भी लाइट है, ठीक है, लाइट का आगे आपने हाथ किया तो आपको परछाई क्यों दिख रही है, ये सारी चीज़ें जो भी है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की जो चीज़ें है वो डील करती है फिजिक्स। बायो जिन्हों में लाइफ होती है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स है, आपके जो एनिमल्स है, ठीक है, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जिनके अंदर सेल होती है, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है बायो के अंदर। अब जो तीसरी बच गई, जिनमें आपके केमिकल्स जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल साइंस, ठीक है। तो केमिकल साइंस के जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने स्टार्टिंग की थी वो थे भाई साहब ये आपके ये एंटोनी एल लेविसर, ठीक है। इन्होंने काफ़ी और चीज़ें की थी, लेकिन वो आपको 10th क्लास में बताएंगे, अभी लेवल की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एंटोनी एल लेविसर ने आपकी केमिस्ट्री जो थी, साइंस का एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा ब्रांच, उसकी स्टार्टिंग की थी। छोटा नहीं, वैसे काफ़ी बड़ा है, बट हाँ बाकियों के कंपेरिजन में वो छोटा बोल सकते हो। फिर क्या हुआ, एंटोनी एंड जोसेफ, इन दोनों ने मिलकर आपको 2 लॉज दिए, 2 लॉज, और वो लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सही है वो, और आपको देखनी चाहिए वो क्या है। यहाँ से आपके बुक के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसा करें, उनको कल डिस्कस करें, कल आपके जो भी टॉपिक टू टॉपिक उनको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड रुकिए।
ओके चलिए बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी है उनको हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे से आपके जो इन दोनों ने कुछ थ्योरीज दी थी, ठीक है, इन्होंने 2 लॉज दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे। बाद में फिर आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनका वेट किस तरह होता है, ये 4-5 चीज़ें, और आपके एटम्स के सिंबल क्या क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं अलग अलग तरह के एटम्स से मिल के बनी हुई है, इसलिए आपको अलग अलग दिख भी रही है। तो उनके सिंबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आपको इसी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। ये आपका जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये आपका एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके जो कल है उसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मज़े करो, ठीक है। थैंक यू।